और परीक्षा को लेकर मचे बवाल की। कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन से बीजेपी की बड़ी मुश्किलों की। देखेंगे कैसे बंगाल में टीएमसी के बागियों ने किया पार्टी के हेडक्वार्टर पर कब्जा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हुआ क्या नया खुलासा। जानेंगे क्यों बैकवर्ड पर आई बिहार सरकार। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को लगा बड़ा झटका। दिल्ली की कड़कड़ डूमा कोर्ट ने खारिज की दोनों की जमानत अर्जी। यूएपीए के तहत दोनों पर दर्ज है मामला। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुए भर्ती, कमजोरी और बुखार बताई जा रही वजह। बिहार के बीजेपी विधायक राजू सिंह की जाएगी विधायकी। दिल्ली की अदालत ने हर्ष फायरिंग मामले में सुनाई बीजेपी विधायक को 4 साल की सजा। विधायक की गोली से चली गई थी एक युवती की जान। मणिपुर में हिंसा जारी, कुकी समूहों ने सीएम खेमचंद सिंह की चुराचांदपुर यात्रा का किया बहिष्कार, लगाए सरकार विरोधी नारे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज कनाडा और मोरक्को के बीच होगा मुकाबला। ह्यूस्टन स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें। रात 10:30 बजे से शुरू होगा मैच। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पेपर लीक को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। युवाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ पहले से ही मोर्चा खोला हुआ है। विपक्ष पूरे देश में इसे लेकर प्रदर्शन कर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। प्रधान इस्तीफा नहीं देने का ऐलान कर रहे हैं। वहीं पेपर लीक की घटनाएं भी बीजेपी सरकार नहीं रोक पा रही है और अब तो पेपर चोरी भी होने लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी राज में पेपर चोरी हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं और अगर किसी तरह से परीक्षा सही तरीके से हो गई तो नतीजों में हेरफेर हो जाती है। पूरा का पूरा शिक्षा तंत्र ही सवालों में है। वहीं सरकार का ध्यान सिर्फ शिक्षा के भगवाकरण पर लगा हुआ है। नीट का पेपर लीक हुआ, इसे लेकर बवाल थमा भी नहीं था कि खबर आ गई कि महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हो गया है। इस मामले के मास्टरमाइंड तक पुलिस पहुंचती तब तक खबर आती है कि मध्य प्रदेश में पेपर ही चोरी हो गया, जिसके चलते परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। पेपर चोरी हुआ है मध्य प्रदेश की इकलौती सरकारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी आरजीपीवी में। यहाँ यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के चौथे सेमेस्टर का पेपर था। लेकिन जब छात्र परीक्षा देने पहुंचे तो ऐन वक्त पर उन्हें पता चला कि परीक्षा तो रद्द कर दी गई है। परीक्षा शुरू होने से महज 10 मिनट पहले आनन फानन में पेपर कैंसिल होने से यूनिवर्सिटी परिसर में हड़कंप मच गया और बाद में खुलासा हुआ कि स्ट्रांग रूम की अलमारी से प्रश्न पत्रों के 9 बंडल गायब हैं, यानी पेपर चोरी हो गए हैं। जबकि स्ट्रांग रूम के दरवाजे को खोला ही नहीं गया, ना गेट का ताला टूटा। यहाँ तक कि कमरे के अंदर 12 अलमारियां थी, उसमें से सिर्फ एक ही अलमारी को खोला गया जिसमें पेपर रखे हुए थे। सुबह जब स्ट्रांग रूम खोला गया तो वो अलमारी खुली हुई थी और पेपर के 9 बंडल गायब थे। जैसे ही पेपर चोरी की खबर सामने आई, छात्रों ने हंगामा मचा दिया, कुलपति कार्यालय का घेराव कर दिया। उन्होंने इस घटना के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। इस घटना पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आलोक शर्मा का भी बयान आया है। उन्होंने इस घटना में छात्रों के शामिल होने के सवाल पर कहा, हमारे छात्र टाइम पे एग्जाम कराना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, अपने घर जाके फैमिली से मिलकर आना चाहते हैं और लौट के आके फिर दूसरे सेशन में करना चाहते हैं। वो अपना रास्ता खुद बंद कर जाएंगे क्या? नहीं, वो नहीं है इसके पीछे। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि प्रश्न पत्र आखिर गायब कैसे हुआ और इसमें किसकी भूमिका हो सकती है। लेकिन इस घटना ने कॉलेज प्रशासन के साथ ही राज्य की बीजेपी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है कि आखिर बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस ने भी इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि बीजेपी सरकार में पेपर लीक के बाद पेपर चोरी भी होने लगे हैं। मध्य प्रदेश के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में परीक्षा से ठीक पहले क्वेश्चन पेपर ही चोरी हो गया, जिसके कारण परीक्षा रद्द हो गई। बीजेपी की नाकारा सरकार और उसका घटिया सिस्टम नए नए तरीकों से छात्रों का भविष्य तबाह कर रहा है, उनकी मेहनत और सपनों को रौंद रहा है। युवा इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि बार बार हो रही इन पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ कांग्रेस ने छात्रों की गूंज नाम से पहले ही अभियान शुरू किया हुआ है, जिसे युवाओं का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है और अब इस घटना के बाद उसका आंदोलन और तेज होगा, ये भी तय माना जा रहा है। यानी ये पेपर चोरी बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है। मध्य प्रदेश परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी कटघरे में खड़ी हो गई है, तो वहीं बदतर होती जा रही शिक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन भी जारी है, जिसका आज 15वां दिन रहा। लेकिन ना तो प्रदर्शनकारियों का जोश कम हुआ और ना ही उनके इरादे कमजोर पड़े। युवा खुले आसमान के नीचे अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं।
इस बीच सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। देखिए ये रिपोर्ट। जंतर मंतर पर आंदोलन का माहौल पहले से ज्यादा गर्म हो चुका है। प्रदर्शनकारी साफ कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। इसी आंदोलन के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज उनके अनशन का 7वां दिन रहा और जानकारी के मुताबिक इस दौरान उनका वजन करीब 5 किलो तक कम हो चुका है। वांगचुक की सेहत को लेकर सीजेपी संस्थापक अभिजीत तिपके ने एक्स पर पोस्ट किया कि सोनम वांगचुक का वजन 5 किलो कम हो गया है और उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगर सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की और प्रधान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया तो सोनम वांगचुक सर को कुछ भी होने पर सरकार जिम्मेदार होगी। स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट के बावजूद उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कार्रवाई नहीं की जाती वो अपनी भूख हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। इसके अलावा अभिजीत तिपके ने आंदोलन को मिल रहे किसान संगठनों के समर्थन पर भी खुशी जताई। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा का धन्यवाद करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि मैं संयुक्त किसान मोर्चा को शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर हुए मुख्य न्यायिक समिति के विरोध प्रदर्शन में अपना समर्थन देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि देश की शिक्षा व्यवस्था लगातार बदहाल होती जा रही है और इसके लिए शिक्षा मंत्रालय जवाबदेह है। उधर धरने पर बैठे युवाओं की सेहत लगातार बिगड़ रही है। कई दिनों से खुले आसमान के नीचे रहने, उमस और बदलते मौसम का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। बीते दिन कुछ प्रदर्शनकारियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाना पड़ा। हालांकि अस्पताल पहुंचे युवाओं का कहना है कि इलाज के बाद वो फिर आंदोलन स्थल पर लौटेंगे, क्योंकि उनके लिए ये लड़ाई किसी व्यक्तिगत हित की नहीं बल्कि देश के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को बचाने की लड़ाई है। जंतर मंतर का ये प्रोटेस्ट बीजेपी के गले की फांस बन गया है और इसकी चर्चा सड़क और सियासत दोनों जगह तेज है। तो इधर पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनाव के बाद से जारी घमासान अब अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच गया है। टीएमसी में बगावत खुलकर सामने आ चुकी है। मामला अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह, फंड और पार्टी कार्यालय तक पहुंच गया है। बागियों ने टीएमसी के ऑफिस पर भी कब्जा कर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई अब खुली जंग का रूप ले चुकी है। कई नेताओं के इस्तीफों के बाद बागी गुट ने खुद को असली टीएमसी बताते हुए पार्टी के नाम और जोड़ा फूल चुनाव चिन्ह पर दावा ठोक दिया है। इसी विवाद को देखते हुए चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और ऋत्विक बनर्जी गुट के संगठन, अधिकृत प्रतिनिधित्व और पार्टी संरचना को लेकर जवाब मांगा है। इसी बीच विवाद तब और बढ़ गया जब ऋत्विक बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने कोलकाता स्थित टीएमसी के राज्य कार्यालय पर कब्जे का दावा कर दिया। बागी गुट का कहना है कि कार्यालय की नई लीज उनकी वर्किंग कमेटी के नाम है। इतना ही नहीं, कार्यालय के साइन बोर्ड भी बदल दिए गए हैं और नए अध्यक्ष के नाम के बैनर लगा दिए गए हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी समर्थक नेताओं ने इसे जबरन कब्जा बताते हुए कड़ा विरोध किया। तनाव को देखते हुए कार्यालय के बाहर सीआरपीएफ और कोलकाता पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। टीएमसी नेताओं ने बागी गुट पर पार्टी की पहचान छीनने की कोशिश का आरोप लगाया, जबकि बागी गुट का दावा है कि पार्टी के 2/3 संगठन का समर्थन उनके साथ है। इसी कड़ी में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बागी नेतृत्व पर तीखा हमला बोलते हुए विपक्ष को अपराधी घुसपैठिया करार दिया। बनर्जी ने असंतुष्टों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए कि कुछ गुंडों ने पार्टी बना ली है, क्या हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए? खेल की शुरुआत तुमने की है, लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। ये लड़ाई हम 2 जगह लड़ेंगे, कानून की अदालत में और जनता की अदालत में। इसी बीच कोलकाता पुलिस ने कहा कि नियमित राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति देने से पहले वो बिल्डिंग के स्वामित्व और लीज दस्तावेजों की जांच करेगी। अब इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी लड़ाई दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने लड़ी जाएगी, क्योंकि आयोग ने दोनों गुटों को 6 जुलाई शाम 5:30 बजे तक पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और फंड पर अपने अपने दावे पेश करने का निर्देश दिया है। अब सबकी नजरें चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी है। बंगाल की सियासत में जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा, तो बवाल राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भी कम नहीं हो रहा। अभी तक इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उन्हीं 8 लोगों के सहारे बाकी लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। इसी कड़ी में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में एक आरोपी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान आरोपी अविनाश शुक्ला से हुई पूछताछ में कई ऐसी बातें सामने आई जो इस पूरे नेटवर्क को समझने में अहम मानी जा रही है। अविनाश शुक्ला ने कबूल किया कि चढ़ावे से निकाली गई रकम आरोपियों के बीच बांटी जाती थी। चोरी के सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की कोशिश होती थी। जानकारी के अनुसार पुलिस ने कस्टडी रिमांड के दौरान अविनाश शुक्ला को करीब 45 दिनों की सीसीटीवी फुटेज दिखाए। पुलिस का दावा है कि वीडियो देखने के बाद अविनाश टूट गया। उसने चोरी में अपनी भूमिका मान ली।
पूछताछ में उसने माना कि वो लगातार चढ़ावे की रकम में हेराफेरी कर रहा था। इस काम में वो अकेला नहीं था। पुलिस का कहना है कि अविनाश शुक्ला ने साफ कबूला कि उसने चोरी के पैसों से ही अपने भाई के नाम पर कार खरीदी थी, जिसे बीते दिन पुलिस ने जब्त किया था। अब पुलिस अविनाश के कबूलनामे के आधार पर आगे की जांच करेगी और इस पूरे प्रकरण में शामिल बाकी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। एक तरफ जांच तेज होने से मामले की परतें खुल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग भी तेज हो रही है। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे, दान, भूमि खरीद, निर्माण कार्य और वित्तीय अनियमितताओं की स्वतंत्र और फोरेंसिक जांच की मांग की है। उन्होंने मनी ट्रेल और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच कराने का आग्रह भी किया है। विपक्ष तो विपक्ष, अब सरकार के नेता मंत्री भी इस मामले पर खुलकर बोल रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर अपने बयान से बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है। बीजेपी नेता ने कहा है कि मैं 4 साल पहले ही बोल चुका हूं और इसीलिए मैं आज तक श्री राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर पहले दिन से ही खेल चल रहा था। इन सब के बीच 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार किया जाएगा। ऐसे में सबकी नजरें 6 जुलाई को होने वाली इस बैठक पर टिकी हुई हैं। देखना होगा कि बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। एक तरफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी तरफ बिहार की सियासत में भी काफी गहमा गहमी देखी जा रही है। राज्य की बीजेपी सरकार आरजेडी के नेताओं के खिलाफ एक के बाद एक फैसले लेती दिखाई दे रही है। पहले उसकी तरफ से पूर्व सीएम लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा हटाई गई, फिर उन्हें सरकारी आवास खाली करने का भी नोटिस दे दिया गया। लेकिन आरजेडी नेताओं के भी तेवर सख्त बने रहे और अब सरकार ही बैकफुट पर आ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में सम्राट सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। सरकार ने अब पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को जेड श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला लिया है। इसमें 22 सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे, 4 से 5 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड होते हैं। इस सुरक्षा घेरे के तहत वीआईपी को एक एस्कॉर्ट कार भी दी जाती है। यहाँ दोनों नेताओं को दोबारा बुलेट प्रूफ गाड़ी भी उपलब्ध कराई गई है, जबकि इससे पहले उनकी Z+ सुरक्षा हटाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उन्हें NSG की सुरक्षा दी गई थी, जिस पर काफी विवाद देखा गया। आरजेडी ने इसे विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक कार्रवाई करार दिया था। सुरक्षा में कटौती के विरोध में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने अपनी बची हुई सरकारी सुरक्षा भी लौटा दी थी। यानी बीजेपी सरकार अपने फैसले को लेकर बुरी तरह घिर गई और अब उसे अपना फैसला बदलना पड़ा है। इसे लेकर जब आरजेडी प्रमुख लालू यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, की सुरक्षा भी दे दी फिर से। हाँ, क्या बैकफुट पर है सरकार? बैकफुट पर है। क्या लगता है उन्होंने गलती कर दिया आप लोगों के साथ? बहुत किया। अच्छा जी। लालू यादव ने पहली बार इस मामले में चुप्पी तोड़ी है और ये कोई पहला मामला नहीं है जिसे लेकर आरजेडी ने बीजेपी पर सवाल उठाए हों। बीजेपी सरकार ने राबड़ी देवी से 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास भी खाली करवा लिया, वो घर जिसमें वो लगभग 20 साल तक रही। बीजेपी ने उनसे उनका वो आशियाना भी छीन लिया, जिसे लेकर आरजेडी की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए गए थे। हालांकि आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले के बाद आखिरकार उन्होंने वो आवास खाली कर दिया और अब लालू राबड़ी परिवार पटना के कौटल्या नगर स्थित नए आवास में रह रहा है। लेकिन जिस तरह सुरक्षा को लेकर बीजेपी सरकार बैकफुट पर आई है, ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या आवास को लेकर भी सरकार अपना फैसला बदल सकती है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी। बिहार में सम्राट सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, जिसकी चर्चा तेज है, तो वहीं असम में भी बीजेपी के तेवर नरम पड़ रहे हैं। दरअसल बीजेपी पर पहले से ही देश की जनता को बांटने की, ध्रुवीकरण करने के आरोप लगते रहे हैं और अब खुद बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमने ध्रुवीकरण का काम पूरा कर लिया है। और ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिया है, जिसके बाद बवाल मच गया है। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर विवाद छिड़ गया है। उन्होंने कहा है कि असम को अब ध्रुवीकरण की जरूरत नहीं है, मैंने वो काम पूरा कर दिया है। यानी अभी तक तो विपक्षी आरोप लगा रहा था कि बीजेपी बांटो और राज करो की नीति पर काम करती है, वो जनता के बीच धर्म और जाति को लेकर नफरत का बीज बोती है। बीजेपी जनता के बीच ध्रुवीकरण की कोशिश करती है और अब सीएम शर्मा ने खुद इन सभी आरोपों पर मुहर लगा दी है। दरअसल एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि क्या अगले 5 सालों में वो एक ज्यादा उदार चेहरा पेश करने की कोशिश करेंगे, तो इसके जवाब में उन्होंने जो कहा उस पर वो खुद ही फंसते दिखाई दिए। सीएम शर्मा ने कहा कि लोग एक ध्रुवीकरण वाला व्यक्तित्व चाहते थे और मैंने वो भूमिका निभाई। असम के मूल निवासियों में खोया हुआ आत्मविश्वास वापस जगाने के लिए राज्य को एक ध्रुवीकरण करने वाले चेहरे की जरूरत थी और मैंने खुद आगे बढ़कर उस उद्देश्य को पूरा किया।
अब चूंकि लोगों को यह भरोसा हो गया है कि राज्य में एक ऐसी सरकार है जो केवल किसी एक समुदाय का पक्ष नहीं लेगी, इसलिए अब असम में ध्रुवीकरण की कोई जरूरत नहीं बची है। हालांकि उन्होंने अपनी बात को ये कहते हुए सही ठहराने की कोशिश भी की कि जो लोग पहले बिखरे हुए महसूस करते थे और उन्हें लगता था कि वे अपने दम पर सरकार बनाने की ताकत नहीं रखते, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज राज्य में कानून का राज है। एक बार जब हर कोई कानून का पालन करने लगता है तो मुझे रोज बोलने की जरूरत नहीं होती। मैं अब तभी बोलूंगा जब जरूरत होगी। लेकिन यहाँ जिस तरह उन्होंने माना कि वो असम में ध्रुवीकरण के उद्देश्य से ही आए थे, उसे लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है जब हेमंता ने इस तरह का कोई विवादित बयान दिया हो। उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट करते हुए कहा था कि जहां तक हो सके मियां समुदाय के लिए मुश्किलें पैदा करो। उन्होंने कहा था कि रोजमर्रा के कामों में इस समुदाय को परेशान किया जाए ताकि वो राज्य छोड़ने को मजबूर हो जाए। ये मामला तो कोर्ट तक पहुंचा था और अब जब उन्होंने खुलेआम माना है कि वो समाज को बांटने का काम करते हैं, ऐसे में इस पर भी बवाल बढ़ना तय माना जा रहा है। और अब बुलेटिन के आखिर में बात संसद के मॉनसून सत्र की। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत कब होगी, ये सवाल बीते कई दिनों से पूछा जा रहा था और अब सरकार की तरफ से मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और जैसे ही तारीखें सामने आई वैसे ही विपक्ष ने तमाम मुद्दे ये कहकर गिनवा दिए कि इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। यानी साफ है कि इस बार के सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिलेगी। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद के मानसून सत्र में देरी हो रही है। लगातार सरकार पर ये आरोप लग रहे थे और अब मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। संसद का आगामी मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होगा। संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाने को मंजूरी दे दी गई है। संसदीय परिपाटी के मुताबिक मानसून सत्र दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी कराई जाएगी। करीब 3 सप्ताह के इस मानसून सत्र में सरकार कई अहम विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी है। रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि भारत सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को मानसून सत्र 2026 के बुलाने की स्वीकृति दे दी है। ये सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 13 अगस्त 2026 तक चलेगा, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे। वहीं ये जानकारी सामने आते ही विपक्ष ने सरकार को घेरने की अपनी पूरी तैयारी कर ली है, पूरी रणनीति बना ली है। विपक्ष ने कई ऐसे मुद्दों पर जोर दिया है जिस पर वो संसद में बहस चाहता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, तो अरुणाचल घोटाला, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का घोटाला, जमीन घोटाला, राम ट्रस्ट चंदा चोरी, केदारनाथ बद्रीनाथ चंदा चोरी, ये एथेनॉल को लेकर किस वरिष्ठ मंत्री के लिए ये किया गया है, किसको फायदा होता है, किस मंत्री को परिवार को फायदा हुआ ये एथेनॉल से, तो कई मुद्दे हैं, इस पर बहस होनी चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर विदेश नीति तक का मुद्दा संसद में उठाने और बहस करने की बात कही है। वहीं विपक्ष के तेवर को लेकर ये माना जा रहा है कि विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। ऐसे में संसद में सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही।